नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर मैं मनीष आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जालोर के सोहान वंश। और इससे पहले वाली क्लास में हमने देखे थे शाकंभरी एवं अजमेर के सोहान वंश और रणथंभौर के सोहान वंश के बारे में हमने जानकारी दी थी आपको। तो आज हम बात करेंगे जालोर के सोहान वंश। जालोर के बारे में बात करें तो जालोर बहुत ही प्राचीन नगर है और जालोर गुर्जर प्रदेश का हिस्सा था। जालोर की स्थिति की बात करें हम तो दिल्ली से जब दक्षिण भारत की ओर आती थी तो जालोर से होकर ही आना होता था उस टाइम, यानी कि जालोर 20 रास्ते पर स्थित था। जालोर का प्राचीन नाम था जावालीपुर या फिर इसे जालहुर भी कहते थे। और जालोर में जो दुर्ग स्थित है उस दुर्ग को सुवर्णगिरी या फिर इसे सोनगढ़ भी कहते हैं। फिर हम बात करें अगर स्टेप बाई कि जालोर पर किन किन के राज रहे और जालोर पर सोहान वंश के कौन कौन राजा रहे हैं, तो उनके बारे में हम बात करें तो जालोर पर 8वीं से 11वीं सदी पर प्रतिहार वंश का शासन था। 8वीं से 11वीं सदी पर यहाँ पर प्रतिहार वंश का शासन रहा था। और उस टाइम प्रतिहार वंश के शासन के दौरान जालोर एक बहुत ही स्मृतिशाली प्रदेश रहा है उस दौरान। और प्रतिहार एक ट्रिक है ये नॉर्मली कि आपको कैसे याद रखना है। प्रतिहार ये हार जाते हैं, उसके बाद में आता है हार कब जाते हैं जब कोई इस पे मार करते हैं। क्या करते हैं भाई, ये हार कब जाते हैं जब कोई मार करते हैं। तो आता है परमार। कौन आते हैं? परमार। तो परमार वंश जब प्रतिहार वंश की शक्ति क्षीण हो जाती है तो आता है परमार वंश। कब आता है? 13वीं सदी के शुरुआत में। परमार यानी मार, याद करना अपने को, मार यानी ये मार करते हैं परमार और हार जाते हैं प्रतिहार, यानी कि प्रतिहार हार जाते हैं। तो पहले प्रतिहार वंश का शासन था, उसके बाद में परमार वंश का शासन आता है यहाँ 13वीं सदी में शुरुआत में। फिर प्रतिहार हार जाते हैं, परमार इन पर अटैक करते हैं। फिर उसके बाद में परमार वंश का इतिहास इतना ज़्यादा नहीं रहा है। तो परमार वंश के बाद में जो शासन आता है सोनगरा सोहान वंश का। किनका आता है भाई? 13वीं सदी में जालोर पर सोनगरा सोहान वंश के शासन थे। सोनगरा सोहान वंश का शासन था। कब था? 13वीं सदी में। सोनगरा सोहान वंश के शासकों की अपन बात करें स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पर होता क्या है कि 1182 ईस्वी में यहाँ पर नाडोल शाखा के जो शासक होते हैं नाडोल शाखा के शासक होते हैं अलहण के पुत्र कीर्तिपाल सोहान ने 1182 ईस्वी में जालोर पर सोहान वंश की स्थापना की, यानी कि नींव डाली थी। और ये 1182 ईस्वी में किसने डाली थी? कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल कौन थे? अलहण के पुत्र। अलहण कौन थे? नाडोल शाखा के शासक थे। कौन? अलहण। ये इनके पुत्र हैं कीर्तिपाल। इन्होंने 1182 ईस्वी में जालोर पर सोहान वंश की स्थापना की। कीर्तिपाल के बाद इनका उत्तराधिकारी आता है सम्मर सिंह। सम्मर सिंह जब जालोर के राज सिंहासन पर बैठते हैं तो ये क्या करते हैं कि गुजरात
यानी कि गुजरात के एक शक्तिशाली चालुक्य शासक होते हैं भीमदेव। गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी पुत्री जिनका नाम था लीला देवी, अपनी पुत्री लीला देवी, ये अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह भीम सिंह से करवा देते हैं। कौन करवाते हैं? समर सिंह। अपनी पुत्री का विवाह, लीला देवी का विवाह है जो भीमदेव से करवा देते हैं, जो गुजरात के चालुक्य शासक होते हैं। और ऐसा करने पर उनसे ये संबंधी बन जाते हैं और उनके मित्रता भी ये प्राप्त कर लेते हैं उनसे। समर सिंह के बाद अपन बात करें, और समर सिंह ने फिर जालोर राज्य का विस्तार किया और उसके अंदर इन्होंने नाडोल, रतनपुर, भीनमाल, बाड़मेर राज्यों को जालोर के राज्य में सम्मिलित किया। समर सिंह के बाद इनका पुत्र आता है उदय सिंह। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह चौहान वंश के शासक बनते हैं जालोर में। उदय सिंह जब चौहान वंश के शासक बनते हैं तो उदय सिंह का टाइम 2 आक्रमण वहाँ होते हैं। 2 आक्रमण हमको देखने के लिए मिलता है। एक आक्रमण होता है 1228 ईस्वी में। 1228 ये 1228 में जो आक्रमण होता है, ये आक्रमण करते हैं इल्तुतमिश। कौन करता है? दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश उदय सिंह के टाइम में जालोर पर अटैक करते हैं 1228 ईस्वी में। कौन करता है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद में 1254 ईस्वी में 1254 ईस्वी में एक और अटैक होता है नासिरुद्दीन मोहम्मद 1254 में यहाँ पर, यानी कि जालोर पर इनके टाइम, यानी कि उदय सिंह के टाइम में आक्रमण करते हैं। फिर होता क्या है कि उदय सिंह के बाद इसका पुत्र सासिंग देव, उदय सिंह के बाद इनका पुत्र सासिंग देव जालोर के चौहान वंश के शासक बनते हैं। और सासिंग देव जब जालोर के चौहान वंश के शासक बनते हैं तो इनके टाइम, यानी कि सासिंग देव के टाइम ये नासिरुद्दीन मोहम्मद और बलबन इनके टाइम आक्रमण करने की गलती नहीं करते, यानी कि जालोर पर इनके टाइम ये आक्रमण करने की गलती नहीं करते। जब सासिंग देव का जो टाइम रहा है वो रहा है 1257 से 1282 ईस्वी। 1257 से 1282 ईस्वी। सासिंग देव के बाद इनका पुत्र आता है समर सिंह। इनका पुत्र आता है सामंत सिंह। और सामंत सिंह जालोर के राज सिंहासन पर बैठते हैं। सामंत सिंह की टाइम एक आक्रमण देखने को मिलता है। वो करते हैं आक्रमण फिरोज शाह तुगलक। सामंत सिंह के टाइम फिरोज शाह तुगलक जालोर पर अटैक करते हैं। सामंत सिंह उनकी सेना को पराजित करके वहाँ से भगा देते हैं, यानी कि ऐसी स्थिति बना देते हैं ये कि सुल्तान को अपनी सेना लेकर वापस दिल्ली लौटना पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक इनका टाइम आक्रमण करते हैं। उनके बाद सामंत सिंह के बाद इनका पुत्र आता है कानड़ देव। सामंत सिंह ने अपने जीते जी अपने पुत्र, जो बहुत ही योग्य पुत्र होते हैं, उनका नाम है कानड़ देव। ये कानड़ देव को जालोर के राज सिंहासन पर बैठाते हैं, यानी कि इनका राज तिलक कर देते हैं अपने जीते जी। कौन करते हैं भाई? ये सामंत सिंह। जब इनका ये राज वो टाइम होता है 1305 का। 1305 में कानड़ देव जालोर के चौहान वंश के शासक बनते हैं।
फिर यहाँ से होते हैं काफ़ी युद्ध देखने को मिलता है। कानड़देव 1305 इसमें जालोर के स्वान वंश के शासक बनते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर दिल्ली, जब दिल्ली और यहाँ पर जालोर और फिर यानी से अपन आए हैं तो यहाँ पर गुजरात। दिल्ली पर उस टाइम जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली पर यानी कि कानड़देव के टाइम में दिल्ली के जो सुल्तान थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी की यानी कि साम्राज्य विस्तारवादी नीति थी। तो अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे, लेकिन होता क्या है कि ये अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत की विजय पर जब निकलते हैं तो यहाँ पर इनको एक स्वतंत्र शासन देखने को मिलता है। वहाँ पर जो शासक बनते हैं ये कानड़देव, यानी कि कानड़देव का यहाँ पर एक स्वतंत्र शासक होता है जिसका दिल्ली के सुल्तान का कोई भी अधिकार नहीं होता है। दिल्ली का सुल्तान दक्षिण भारत की ओर विजय करने के लिए जाता है तो इनसे होकर गुजरना होता है, लेकिन ये क्या करते हैं कि इनको रास्ता नहीं देते, अपने राज्य से नहीं जाने देते। ये अपने राज्य से नहीं गुजरने देते हैं। तो यहाँ पर एक आग में घी डालने वाली एक घटना हमको देखने को मिलती है। होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का छोटा भाई उलुग खां, अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई उलुग खां के नेतृत्व में एक सेना भेजते हैं गुजरात के काठियावाड़। उलुग खां गुजरात के काठियावाड़ को लूटता है, यानी कि जाने तो ये देते नहीं फिर कैसे भी करके ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँच के ये उलुग खां गुजरात के काठियावाड़ को लूटते हैं और वहाँ पर सोमनाथ के मंदिर और कई हिंदू मंदिरों में ये लूटपाट मचाते हैं और वहाँ पर तोड़फोड़ भी करते हैं। ऐसा करने के बाद जब उलुग खां वापस दिल्ली आता है तो यहाँ पर कानड़देव क्या करता है कि कानड़देव जैता देवड़ा के नेतृत्व में सुल्तान की सेना पर अचानक अटैक करवा देते हैं। अचानक हुए अटैक की वजह से सुल्तान की सेना में अफरा तफरी मच जाती है और वहाँ सुल्तान की यानी कि खिलजी सुल्तान की सेना लूट का बहुत सारा माल यहाँ पर छोड़कर भाग जाती है। जब यहाँ पर छोड़कर लूट का सारा माल भाग जाती हैं, फिर दिल्ली पहुँचते हैं और दिल्ली पहुँचकर ये सारी घटना की जानकारी वो सुल्तान को देते हैं। तो सुल्तान बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। तो सुल्तान क्या करता है कि 1305 के अंदर ही जालोर पर अटैक करता है। लेकिन जालोर पर अटैक करने से पहले उनको क्या है कि सिवाना दुर्ग जो 20 रास्ते में आता है, तो ये 1305 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर अटैक करता है। ये सिवाना दुर्ग पर अटैक करता है 1305 में। लेकिन होता क्या है, ये 1305 में अपने सेना नायक एन उल मुल्क मुल्तानी ये इनके नेतृत्व में 1305 में सिवाना के दुर्ग पर ये अटैक करवाता है। लेकिन वहाँ पर राजपूती सेना ने इनके सैनिकों को टिकने भी नहीं दिया युद्ध में, यानी कि इनको वहाँ से भगा दिया। तो ये यहाँ पर असफल हो जाता है, सिवाना के दुर्ग पर ये अधिकार नहीं कर पाता। फिर आता है एक दौर 1308 का। 1308 में ये क्या करता है कि फिर से सिवाना के दुर्ग पर अटैक करवाता है 2 जुलाई 1308 को। 2
2 जुलाई 1308 को ये सिवाना के दुर्ग पर अटैक करवाता है। और उस दौरान होता क्या है कि सिवाना की दुर्ग पर दुर्गा अधिपति होते हैं वीर सातल देव। कौन होता है भाई? वीर सातल देव। वीर सातल देव सिवाना दुर्ग के दुर्गाधिपति होते हैं। ये जब 2 जुलाई 1308 को सिवाना के दुर्ग पर ही अटैक करते हैं तो वहाँ पर यहाँ वीर सातल देव ने इनका सामना किया। और वहाँ पर ये होता क्या है कि सुल्तान के 2 सेना नायक होते हैं नार खां मलिक और खानादरा भोज। इस अटैक के दौरान नार खां मलिक और खानादरा भोज वहां पर मारे जाते हैं। जब मारे जाते हैं तो इनकी सूचना खिलजी को मिलती है। जब इसकी सूचना खिलजी को मिलती है तो खिलजी क्या करता है, एक बहुत बड़ी सेना लेकर सिवाना दुर्ग पर आ पहुंचता है। खिलजी स्वयं जब सिवाना दुर्ग पर आ पहुंचता है तो खिलजी यहाँ पर क्या करता है कि दुर्ग का घेरा यानी कि दुर्ग का घेरा डालने का एक जिम्मा देता है, जिसका नाम है कमालुद्दीन मलिक कमालुद्दीन गुर्ग को दुर्ग का घेरा डालने का जिम्मा ये सौंपता है। काफी लंबे टाइम तक दुर्ग का घेरा बना रहा। उसके बाद भी सुल्तान को यहाँ पर कोई सफलता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर होता क्या है, एक विश्वासघाती जिसका नाम है बावले परमार। विश्वासघाती का नाम है बावले परमार जाकर खिलजी से मिल जाता है और खिलजी से बावले परमार को एक लालच देता है कि भाई आप हमको कैसे भी करके यहाँ पर विजय प्राप्त करवा दो और इस दुर्ग का अधिकार हम आपको दे देंगे। तो बावले परमार उनके लालच में आ जाता है और बावले परमार वापस दुर्ग में जाकर दुर्ग के जल कुंडों के अंदर गो रक्त और गो का मांस यहाँ पर यानी कि गाय का रक्त और गाय का मांस जल कुंडों में मिला देता है। जल जब दूषित हो जाता है, उनके पास कोई सहारा नहीं बचता है, तो यहाँ पर वीर सातल देव और अन्य राजपूत योद्धाओं ने दुर्ग के द्वार खोलकर खिलजी की सेना पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं वीर सातल देव और अन्य राजपूत सैनिक, तो यहाँ पर दुर्ग के अंदर जो राजपूत रानियाँ थी, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये क्या करती हैं कि आग की ज्वाला में अपने आप को समर्पित करके साखा कर लेती हैं, यानी कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं। फिर 2 जुलाई यानी कि 1308 में सिवाना के दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। उसके बाद में आता है 1311 का जालोर दुर्ग पर आक्रमण और अधिकार। 1311 का जालोर दुर्ग पर आक्रमण और अधिकार खिलजी का। तेरह सौ 11 का जालोर दुर्ग पर आक्रमण और अधिकार यानी कि अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस कानर देव, इनके बीच में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर के दुर्ग पर अटैक करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि यहाँ पर कानर देव यानी कि उस टाइम जो यहाँ के राजा थे वो कानर देव थे। जब ये अटैक करते हैं तो इनको कोई भी यहाँ पर सफलता नहीं मिलती। 1 साल तक इनका घेरा
कहते हैं बना रहा, उस दौरान भी इसको कोई सफलता नहीं मिली। उस दौरान एक घटना घटित होती है कि कानड़देव का एक सरदार यानी कि दैया सरदार बिक्का, दैया सरदार बिक्का जाकर मिलता है खिलजी से और ये कहता है कि आप हमें दुर्ग का अधिकार दे देना, हम आपको दुर्ग के अंदर घुसने का रास्ता बता देंगे। दुर्ग के अंदर घुसने का रास्ता बता देंगे। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूं कि जब वो 1308 में सिवाना के दुर्ग पर अटैक किया और उसको विजय वहाँ पर मिली, यानी कि सिवाना के दुर्ग को खिलजी जीत जाता है, तो यहाँ पर सिवाना के दुर्ग का नाम खिलजी खैराबाद रखता है। खैराबाद किसका नाम होता है भाई? सिवाना के दुर्ग का नाम खैराबाद रखकर कमालुद्दीन गुर्ग, जो दुर्ग का जो घेरा जो लगाने का जिम्मा उसको सौंपा था ना, यहाँ पर इस दुर्ग का अधिकार यानी कि इन दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप देता है। फिर क्या करता है कि यहाँ पर जालोर के दुर्ग का घेरा डालने का जिम्मा भी कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपता है खिलजी। फिर कोई सफलता नहीं मिलती देख यहाँ पर दैया सुल्तान यानी कि दैया सरदार बिक्का खिलजी से मिल जाता है और खिलजी इसे दुर्ग का लालच देकर अपने पक्ष में कर लेता है और दैया सरदार यानी कि एक रास्ता होता है दुर्ग के अंदर घुसने का, इस तरह का, इस रास्ते से खिलजी कभी नहीं घुस सकता था, ये कानड़देव को विश्वास था। तो ऐसा विश्वास होने की वजह से यहाँ पर किसी भी प्रकार की सेना यानी कि कोई भी सैनिक यहाँ तैनात नहीं थे, यहाँ पर कोई भी सैनिक तैनात नहीं थे। इस वजह से इस रास्ते का पता ये दैया सरदार खिलजी को देता है और उसके बाद जब दैया सरदार अपने वापस महल में जाता है तो इस विश्वासघात की जानकारी इसकी पत्नी को हो जाती है। इसकी पत्नी को जब इसके विश्वासघात की जानकारी होती है तो इसकी पत्नी ने इसको मौत के घाट उतार दिया, सरदार बिक्का को मौत के घाट उतार दिया और वो पूरी जाकर यानी कि वो जाकर पूरी जानकारी कानड़देव को देती हैं। पूरी जानकारी जब कानड़देव तक पहुंचती है विश्वासघात की, तब तक रात के अंधेरे में खिलजी के सैनिक गुप्त रास्ते से दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तब कानड़देव अपनी सेना सहित उस पर अटैक करते हैं। लेकिन वहाँ पर होता क्या कि इस युद्ध के अंदर कानड़देव और इनके पुत्र वीरमदेव इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और दुर्ग की रानियां यहाँ पर अपने इज्जत बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए आग की ज्वाला में अपने आप को समर्पित कर देती हैं और कानड़देव का भाई मालदेव इस युद्ध से बचकर निकल जाते हैं और उसके बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद मालदेव जाकर मिलते हैं खिलजी से मिलते हैं तो खिलजी मालदेव को चित्तौड़ का अधिकार दे देते हैं। खिलजी मालदेव को चित्तौड़ का अधिकार सौंप देते हैं। इन संपूर्ण घटना की जानकारी यानी कि जो जितने युद्ध होते हैं यहाँ पर, इन सभी युद्धों की जानकारी कानड़देव प्रबंध यानी कि पद्मनाभ का ग्रंथ है, कानड़देव प्रबंध में इनकी जानकारी मिलती है। और काफ़ी जो इतिहासकार कहते हैं कि जो ये युद्ध होता है उसकी वजह होती है कि कानड़देव खिलजी के दरबार से इनकी मतलब अधीनता स्वीकार नहीं करना, ऐसा उनका कहना था कि वे आपकी अधीनता स्वीकार हमें नहीं है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। और काफ़ी लोग कहते हैं कि खिलजी की पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग था वीरमदेव के साथ।
लेकिन होता क्या है कि कानड़ देव को ये चीज़ें पसंद नहीं थी, यानी कि इनका रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने मना कर दिया, यानी कि ब्रह्मदेव और कानड़ देव दोनों ने इनके विवाह करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अटैक करते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा जालोर के चौहान वंश के बारे में जानकारी ली। हम आगे भी आपको इसी प्रकार से जानकारी देते रहेंगे। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 8-10 सवाल दे देता हूँ, उनके आप आंसर करके कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए